नमस्कार साथियों, कैसे हो? सब बढ़िया हो? अपने आज टॉपिक शुरू करेंगे राजस्थान की जलवायु। इससे पहले अपने सामान्य परिचय हो चुका है और उसके बाद राजस्थान के भौतिक प्रदेश हो चुके हैं। आज अपने नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान के भूगोल में तमाम जो चर्चाएं हैं ऑथेंटिकली सिस्टमेटिक तरीके से आपको करवाएंगे। अब सबसे पहले राजस्थान की जलवायु में अपने दो शब्द आते हैं। शब्द गुरुजी कैसे? शब्द ये कि सर जो राजस्थान की जलवायु है, इस जलवायु में दो शब्द आते हैं। स्टार्टिंग करते हैं अपने की। एक तो शब्द आता है जलवायु, जलवायु। एक शब्द आता है मौसम, एक शब्द आता है मौसम। कि दो बातें आ गई। एक शब्द तो आ गया जलवायु और एक शब्द आ गया मौसम। अब जलवायु और मौसम में फर्क है या नहीं है, सबसे पहले तो ये देखना है कि जलवायु और मौसम में फर्क है या नहीं है। अगर है तो क्या है? देखो, जलवायु एक दीर्घकालीन अवस्था है और मौसम क्या है? अल्पकालीन अवस्था। दीर्घकालीन अवस्था और अल्पकालीन अवस्था। दीर्घकालीन मतलब एक जलवायु का तो क्या है, लंबा प्रोसेसिंग है। और जलवायु अगर बात करें इसका मौसम का, तो इसका क्या है, एक छोटा समय है। जैसे इसके अंदर तो दिन हो सकता है, घंटे हो सकते हैं, सप्ताह हो सकता है, इसमें सालों की बात की जाए। अगर मैं बात करूं वातावरण, यहां शब्द लिखता हूं वातावरण की दीर्घकालीन दशाओं, दीर्घकालीन दशाओं, दीर्घकालीन वातावरण की दीर्घकालीन दशाओं का योग जलवायु कहलाता है। वातावरण की दीर्घकालीन दशाओं का योग क्या कहलाता है? जलवायु कहलाता है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये वातावरण की अल्पकालीन दशाओं का योग अल्पकालीन दशाओं का योग मौसम कहलाता है। मौसम कहलाता है। ये लो जी, मैं दो चीजें आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूं। इसका क्या है, एक लंबा समय है, इसका क्या एक छोटा समय। जैसे अपने ये कह सकते हैं कि आज मौसम खराब है, कल मौसम खराब था, सुबह मौसम सही था, दोपहर में मौसम खराब हो गया। ये बातें आज कल परसों, 2 दिन पहले, 2 दिन बाद में, ये बातें कभी ये सुना है कि 2 साल पहले मौसम खराब था ना? ये जलवायु थी। यहां मैं बात करूं कि इनका जो समय होगा ना, ये होगा 30 से 35 वर्ष। ये भी कौन सा? न्यूनतम। भाई अगर किसी क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन आने में पहली बात तो होगी नहीं, अगर होगी तो वहां कम से कम कितना समय लगेगा? 30 से 35 वर्ष। अगर यही मौसम की बात करूं तो मौसम में यहां बात हो सकती है घंटे की, यहां बात हो सकती है दिन की, यहां बात हो सकती है सप्ताह की। बस ये मौसम या तो घंटे में परिवर्तित हो सकता है, मिनटों में चेंज हो जाए, और या दिन में हो जाएगा या फिर सप्ताह में। मतलब ये जो समय है ये अधिकतम है, ये न्यूनतम है, कम से कम इतना समय लगे, ये अधिकतम है। इसके बाद तो चेंज होगा ही होगा। ये हो गया अधिकतम। कौन सा समय? अधिकतम। ये समय कौन सा हो गया? अधिकतम। अब देखो, अगर ये दो, अब एक ऋतु शब्द आता है। क्या आता है? ऋतु। अब ऋतु की बात करूं मैं, जो ये मौसम की अल्पकालीन घटनाओं का योग क्या हो जाएगा? ऋतु हो जाएगा। वो भी आगे अपने पढ़ेंगे। यहां तक आप लोगों को समझ में आया? स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, फिर आगे चलते हैं। आ जाओ। अब मैं बात करूं यहां
जो राजस्थान अपना है, तापमान को प्रभावित करने वाले कारक, तापमान को प्रभावित, एक तापमान भी है जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक, एक मानसूनी हवाएं भी है, ये अपने अक्षांश देशांतर, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। यहां मैं लिख देता हूं जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। अब जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक गुरुजी क्या एक है? ना भाई साहब, अनेक है। अब देखो, कोई कहीं कोई सा कारक प्रभावित करेगा, कोई कहीं सा पर। जैसे मैं एक तो शब्द लिख देता हूं, अक्षांश करता है जी, बिल्कुल अक्षांश जलवायु को प्रभावित करता है। अब उसके बाद यहां मैं बात करूं भूमध्य रेखा से दूरी, ये भी प्रभावित करता है, बिल्कुल करता है। उसके बाद यहां लिख दूं समुद्र तल से दूरी, बिल्कुल करता है जी, बिल्कुल करेगा समुद्र तल से दूरी। उसके बाद उच्चावच प्रभावित करता है, बिल्कुल करता है। एक यहाँ लिख देता हूँ पर्वत की स्थिति, ये भी करता है। अब इसके बाद मैं यहाँ लिख दूँ एक आधा और, मिट्टी, बिल्कुल जी, मिट्टी भी करता है। और समुद्र तल से दूरी होगी, ऊंचावच के पर्वत हो गए। इसके बाद मैं बात करूं वनस्पति, बिल्कुल करती है जी। उसके बाद भूमध्य रेखा के समुद्र तल से दूरी होगी, हाँ, तटीय क्षेत्र, ये भी करता है जी, बिल्कुल करता है। तटीय क्षेत्र जलवायु को प्रभावित करता है, बिल्कुल जी, जलवायु को, मतलब ये अक्षांश भी करता है, भूमध्य रेखा से दूरी भी करता है, समुद्र तल से दूरी भी करता है, उच्चावच भी करता है, पर्वत की स्थिति भी करता है, मिट्टी भी करता है, वनस्पति भी करता है, तटीय क्षेत्र भी करता है, आर्द्रता भी करेगा, आर्द्रता है जहां वो भी करेगा। ये अगर बात करूं वर्षा की तो ये भी करेगा। मतलब ये सारे चीजें जो कारक है, ये टेम्परेचर हाई और लो, और टेम्परेचर हाई लो होगा तो वायुदाब हाई लो होगा, और वायुदाब और टेम्परेचर के सीन से ही तो क्या होती है, हवाओं की स्थिति होती है, पवनों की स्थिति होती है। मैं यहाँ एक और लिखता हूँ मानसूनी हवाएं, ये लो जी, मानसूनी हवाएं, ये भी करेगी क्या, बिल्कुल करेंगे। ये सारे कारक क्या करेंगे, जलवायु को प्रभावित करेंगे। क्या करेंगे, जलवायु को प्रभावित करेंगे। अब इनमें जो मोस्ट आपके वो भी करेंगे, छोटे उनको भी अपने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपने आगे चर्चा करते हैं। श्री राम। चलो, अब अपने यहां सबसे पहले ये बीच में आ गया, चलो देखो, फ्री निःशुल्क लेक्चरर, सेकेंडरी टीचर, व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, एसआई, जियोग्राफी राजस्थान का भूगोल, ये अपने करवा रहे हैं कंप्लीट। वैसे मान लो कि राजस्थान की तमाम भर्तियों के लिए, और इनके अगर बात करें टेलीग्राम और व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए आपको करना है 63 771 24 802। इस पे मैसेज करोगे तो आपको ये टेलीग्राम पे करोगे तो टेलीग्राम से जुड़ जाओगे, व्हाट्सएप पे करोगे तो वहाँ आपको लिंक भी मिल जाएगा। और टेलीग्राम जो चैनल आपका है वो ये संकुल मार्गदर्शक के नाम से ही है। तो ये टेलीग्राम और प्ले स्टोर के अंदर जाके अपना ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ भी अपने जितनी भी पीपीटी वगैरह पढ़ाई जाएगी, ये पैनल पे जितना पढ़ाया जाएगा वहाँ आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। और कुछ कोर्स है वो भी आपको देखने मिल जाएंगे, चाहे हिंदी के, चाहे राजस्थान जियोग्राफी वगैरह के, जीके पार्ट के हैं। तो चलते हैं आगे। अब आओ देखो, अगर मैं बात करूं सबसे पहला कारक कौन सा, अक्षांश। कौन सा, अक्षांश। अक्षांश एक चीज मैं लिख देता हूं क्योंकि कई बार मिलान में क्वेश्चन आ जाता है। यहां मैं नोट लगा के लिख देता हूं भाई। देशांतर
को प्रभावित नहीं करता। देशांतर का कोई रोल नहीं है कि जलवायु को प्रभावित करे। ठीक है, अब आओ देखो, अब जो अक्षांशीय स्थिति है वो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है, बिल्कुल, क्योंकि सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होगा तभी तो तापमान उच्च और न्यून होगा, और तापमान उच्च और न्यून होगा तो वायुदाब भी उच्च और न्यून होगा, और फिर हवाएं भी उसी आधार पे चलेगी। तो देखो, सबसे पहले अपने ग्लोब बनाते हैं, और इस ग्लोब के अंदर जहाँ तक मुझे पता है आपका सारा मैटर अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये लो, यहाँ एक ग्लोब बनाते हैं, और इस ग्लोब के अंदर क्या है, कुछ रेखाएं हैं, जैसे थोड़ा इधर कर लेते हैं ना, ये लो, ये अपना क्या आ गया, ग्लोब आ गया। और इस ग्लोब के अंदर अगर मैं बात करूं, कुछ रेखाएं जो है, एक आपकी रेखा यहां मैं बना देता हूं, 0 डिग्री भूमध्य रेखा। कौन सी डिग्री? 0 डिग्री भूमध्य रेखा। ये लो सर, ये बिल्कुल एक बीच में बन गई कौन सी रेखा? 0 डिग्री भूमध्य रेखा। और ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ये लो जी, यहाँ एक बन गई कौन सी? 0 डिग्री भूमध्य। एक यहाँ रेखा बन गई 23.5 कर्क रेखा। एक यहाँ रेखा बन गई 23.5 मकर रेखा। ये लो जी, ये आपकी कुछ ग्लोब वाली जो रेखाएं हैं वो बनी। अब मैं यहाँ अगर बात करूं, ये लो थोड़ा सा यूं टेढ़ा है ना ग्लोब, ये लो जी। अब ये जो 23.5 डिग्री रेखा है, कितने डिग्री रेखा है? 23.5 डिग्री। अब ये 23.5 डिग्री रेखा है, इन रेखाओं के बारे में थोड़ा ज्ञान करना। ये 0 डिग्री कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा, भूमध्य। और ये 23.5 कर्क, और ये 23.5 मकर। ये लो जी, 23.5 मकर। अब ये ग्लोब के अंदर है, इन पे सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता है। सूर्य क्या होता है? उत्तरायण और दक्षिणायन। फिर ग्लोब के मैं कहूं पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। जैसे ये मान लो सूर्य है, पृथ्वी इसके चारों ओर क्या लगाएगी? चक्कर लगाएगी, तब एक क्या होता है? साल। पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है तो एक क्या होता है? दिन। इनके बारे में अपने अक्षांश और देशांतर जब किया था तब बताया भी था। अब गुरुजी अगर बात करें इस मकर रेखा पे, सूर्य लास्ट रेखा है, तो इस लास्ट महीना कौन सा है? 12वां महीना कौन सा? दिसंबर। तो यहां मैं लिख दूं कि सूर्य की किरणें जब यहां पहुंचेगी तो गुरुजी वो कब पहुंचेगी? 22 दिसंबर को। कब पहुंचेगी? प्रति वर्ष 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें लंबवत कहां चमकेगी? मकर रेखा पे। कहां चमकेगी? मकर। अब 3 महीने के स्टेप से जाते हो, 22 दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च। यहां सूर्य की किरणें पहुंचेगी 21 मार्च को। कब? 21 मार्च को। कब पहुंचेगी? 21 मार्च। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून। ये लो जी, यहां कब पहुंचेगी? 21 जून को। और अगर मैं बात करूं वापिस, जैसे सूर्य की किरणें लंबवत कर्क रेखा से चमकेगी तो ये 23.5 डिग्री पृथ्वी झुकी हुई है, तो भाई साहब ये वापस क्या? सूर्य दक्षिणायन होना शुरू हो जाएगा। मतलब सूर्य की किरणें वापस आना शुरू। जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये महीना कौन सा हो गया? जून लिख दिया मैंने, तो यही तो मैं कह रहा हूं ना। हाँ, 21 जून सही है। 21 जून। जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर। ये लो जी, यहां वापिस कब आ गया? 23 सितंबर को। कब? 23 सितंबर को सूर्य क्या आ गया? 23 सितंबर को। अब सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, वापिस दिसंबर। अब सर ये जो अपने ग्लोब है, अपने बनाया है, इस ग्लोब के बारे में अगर थोड़ी चर्चा अपने और करें कि यहां राजस्थान ये अपना कहां है, इस पे राजस्थान
कहाँ है। तो राजस्थान की मैं बात करूं ना सर, क्या इस कर्क रेखा पे अपना राजस्थान है? बिल्कुल सर, इसी कर्क रेखा पे ही तो अपना क्या है, राजस्थान। कर्क रेखा के अधिकांश तो ऊपर है और बाकी कहाँ है, दक्षिण में। कौन सा? ये लो जी अपना प्यारा सा राजस्थान। ये राजस्थान कर्क रेखा से थोड़ा ऊपर है, ठीक है। अब सर यहां अगर वर्ड के अकॉर्डिंग मैं बातें कर रहा हूं, राजस्थान में जब आऊंगा तो थोड़ा सा आपको सचेत कर दूंगा। देखो ये जो आपकी रेखा है, ये लो, अब लो, यहां सूर्य कब आया, मकर रेखा पर कब आया, 22 दिसंबर को। फिर कर्क रेखा पे 2 बार आ रहा है, एक तो जाते वक्त और एक आते वक्त सूर्य किरणें, हालांकि सूर्य अपनी जगह फिक्स है, पृथ्वी घूम रही है। 21 मार्च और 23 सितंबर। फिर मकर रेखा अपने कर्क रेखा पे बात करें तो 21 जून को सूर्य अपने राजस्थान में आता है, डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर लंबवत चमकता है। उसी दिन सबसे तिरछा किरणें कहां पड़ती है, श्री गंगानगर के अंदर। अब गुरुजी मैं बात कहूं कि 21 जून को, क्या जी, 21 जून को, चाहे वो राजस्थान की बात कर लो, चाहे भारत की बात कर लो, चाहे इस उत्तरी गोलार्ध की कंप्लीट बात कर लो, यहां दिन क्या होता है, 21 जून को बड़ा क्या हो जाएगा, दिन सबसे बड़ा हो जाएगा। अब गुरुजी मैं बात करूं रात की, तो रात क्या होगी, छोटी। अब जिस दिन दिन बड़ा होगा, भाई 24 घंटों का दिन है, उसमें दिन बड़ा हो जाएगा, रात ऑटोमेटिकली छोटी हो जाएगी, घंटे तो 24 ही रहने हैं। अब गुरुजी यहां जो उसी प्रकार यहां 22 दिसंबर के दिन, किस दिन, 22 दिसंबर के दिन राजस्थान की मैं बात करूं, चाहे भारत की बात करूं, चाहे उत्तरी गोलार्ध की बात करूं, इस दिन अपने सर्दियां होती है, तो सर्दियों में रातें क्या होती है, दिसंबर में सर्दियां होती है, सितंबर में क्या होती है, रातें बड़ी होती है। तो ये 22 दिसंबर के दिन क्या होगी, रात क्या होगी, सबसे बड़ी, और गुरुजी दिन क्या होगा, छोटा। दिन क्या होगा, छोटा। किस दिन, 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को राजस्थान की बात कर लो, भारत की बात कर लो, रात क्या होगी, सबसे बड़ी, और दिन क्या होगा, सबसे छोटा। तो सर ये जो दो अपने यहां बनाए हैं, 22 दिसंबर 21 मार्च और 23 सितंबर, इस दिन पूरे विश्व में पृथ्वी सूर्य क्या लंबवत मिड में पड़ता है। तो यहां ध्यान देना, ये विश्व में दिन रात क्या होगी, बराबर। पूरे विश्व में दिन और रात बराबर कब होगी, 21 मार्च और 23 सितंबर को। क्यों होगी, क्योंकि सूर्य सर क्या है, अपने पूरे पृथ्वी के बिल्कुल बीच में मध्य में चमक रहा है, बीच में मध्य में चमक रहा है। अब सर यहां तक इतना बात तो हमें समझ में आ गया, पर हमें यह समझ में नहीं आया कि गुरुजी जलवायु को कहां प्रभावित कर रहा है। अब मुझे ये बताओ, 23.5 से 23.5 यहां सूर्य आना जाना है, तो इस क्षेत्र में गुरुजी क्या है, गर्मी होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी सर। अब मैं ये कहूं कि अगर अपना राजस्थान यहां होता तो क्या होता, बुरा ही होता। क्यों होता, क्योंकि सूर्य 6 महीने के बाद चमक रहा है। यहाँ अपने पास 1 साल में आता है एक बार, यहाँ 6 महीने बाद आ जाता है, 1 साल में आता है, जून जुलाई में तसल्लियां करवा देता है। और यही अगर अपने 2 बार आता तो आप ही फिर वही हो यार, लाइट जगाए को दिखा रहा। आ जाओ, अगर सूर्य अपने राजस्थान यहां होता तो गुरुजी यहां तो सूर्य आता ही नहीं, तो भाई साहब यहाँ तो अत्यधिक सर्दी होती। तो गुरुजी कैसे जलवायु को प्रभावित करता है, अक्षांश समझ में आ गया होगा कि अक्षांश जो 23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के मध्य रहेगा, वहां उष्ण कटिबंध होता है, गर्मी ज्यादा होती है। जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगी, सर्दी होगी। अब इसी का ही पार्ट है, वो भी करते हैं अपने, थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो आप लोग, फिर अपने चर्चा करते हैं आगे। उम्मीद करूंगा कि यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। चलें, करें शुरू।
देखो, अब एक इसी से संबंधित ही चीज है कटिबंध। अब सबसे पहले तो वही बात कि गुरुजी कटिबंध कहते किसे हैं, कटिबंध कहा किसे जाए। मैं यहाँ एक ग्लोब बनाता हूँ और उस ग्लोब के अंदर अपने सारे कटिबंध दर्शा देंगे, सारे कटिबंध। अब कटिबंध की बात करें, मैं यहाँ लिख देता हूँ। कटिबंध से पहले अपने सीधा इसका मैप ही बना लेते हैं ना। ये लो जी, एक बिल्कुल बीच में रेखा खींच दी 0 डिग्री। हाँ जी, एक ये कौन सी 23.5 डिग्री, ये लो जी। एक कौन सी 66.5 डिग्री, ये लो जी। ठीक है, एक अपने फिर दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री, फिर एक दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री। बस ये लो जी, ये अपनी रेखाएं आ गई। कौन सी? अक्षांशीय रेखाएं। कौन सी है? अक्षांशीय रेखा। ये आती है सर 0 डिग्री भूमध्य, भूमध्य रेखा। कौन सी? भूमध्य रेखा, बिल्कुल। ये आती है 23.5 मकर रेखा, मकर रेखा। और ये आती है 23.5 कर्क रेखा, बिल्कुल कर्क रेखा। और अब ध्यान देना भी, यहां तक तो अपने पढ़ के आगे 23.5 66.5 तक तो। और अब 66.5 डिग्री के बाद 23.5 के बाद एक 66.5 डिग्री जो रेखा है वो कौन सी होगी? तो वो होगी आपकी आर्कटिक वर्त। कौन सा होगा? आर्कटिक वर्त। ये लो जी, 66.5 आर्कटिक वर्त। और ये आपका कितना हो जाएगा? ये भी 66.5 ही होगा सर। और ये एक अंटार्कटिक होगा, 66.5 अंटार्कटिक, अंटार्कटिक वर्त। ये लो जी, क्या हो जाएगा? आर्कटिक वर्त। अब गुरुजी थोड़ा ध्यान देना, ये 66.5, अब यहां 90 डिग्री आ जाएगा और यहां भी क्या आ जाएगा? 90 डिग्री ध्रुव। ये अपने चर्चाएं होगी। अब इसको थोड़ा सा अपने, क्योंकि पृथ्वी तो भाई साहब 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो इसको झुकाएं। लो जी, अपने ही हाथ की बात है इसको झुकाने की। ये लो जी, मेरे हिसाब से इतना बहुत है, ठीक है। ये लो, थोड़ा इधर कर लेते हैं ना, आसानी से समझ में आ जाएगा। ये लो, सभी को दिख तो प्रॉपर रहा है ना? नहीं, ये सही है ना? अब देखो, अब सर अपने बात करें किसके बारे में? राजस्थान के बारे में, सॉरी कटिबंध के बारे में। किसके बारे में? कटिबंध के। अब यहां मुझे एक बात बताओ, क्या यहां 23.5 से 23.5 21 जून 22 दिसंबर सूर्य का आना जाना है? और गुरुजी ये कटिबंध सारा कंप्लीट कहलाता है 23.5 से 66.5 जो है ये कहलाता है उष्ण कटिबंध। कौन सा? उष्ण कटिबंध। ये इनमें डॉट डॉट मैं और बना देता हूं मेरे भाई, तो ताकि किसी तरीके की आपको समस्या नहीं आए। ये कौन सा आ गया? उष्ण कटिबंध। ये कौन सा गया? 23.5 से 66.5 डिग्री है, वो कौन सा आ गया? उष्ण कटिबंध। अब उष्ण कटिबंध की बात करूं, ये लो यहां लिख देता हूं, ऐसे लिख दे, उष्ण कटिबंध, कटिबंध। और ये है कहां से कहां तक? थोड़ा छोटा कर लेते हैं ना। 23.5 उत्तरी अक्षांश से, उत्तरी अक्षांश है ये 0 से ऊपर, उत्तरी अक्षांश से 23.5 दक्षिणी अक्षांश तक। ये लो जी, शॉर्ट लिख दी, समझ में आ गया मेरे? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है ये 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश। ये कौन सा कटिबंध कहलाता है? ये गुरुजी उष्ण कटिबंध। ये लो, कौन सा कटिबंध? उष्ण कटिबंध। यहां उष्ण कटिबंध, ये कौन सा कटिबंध कहलाएगा?
उष्ण कटिबंध। अब सर थोड़ा ध्यान दो, इसके बाद अगर अपने चर्चा करें कि सर इसके बाद क्या होगा, लो जी, ये 23.5 से लेके 66.5 और उत्तरी गोलार्ध में 23.5 से लेके 66.5 ये कहलाता है। देखो जब सूर्य यहां है तब यहां क्या है, शीत। मैं यहां एक शब्द लिख देता हूं, शीत, शीत, ठीक है। और जब यहां सूर्य है तो यहां क्या है, शीत, मतलब सूर्य किरणें दूर है। और जब यहां सूर्य है तो गर्मी है, तो मैं यहां लिख देता हूं उष्ण, सॉरी उष्ण। और जब यहां सूर्य है तो यहां भी फिर इस एरिया में क्या होगी, गर्मी, मतलब उष्ण। ध्यान देना, ये थोड़ी डीप चीजें हैं, समझोगे। ये ऐसे नहीं कि राजस्थान तक सीमित है, पूरे ग्लोब की सब्जेक्ट तक की बातें करोगे वहां तक ये आपको मिलेगा। सब्जेक्ट तक की बातें करोगे, ज्योग्राफी सब्जेक्ट तक की बातों करो। अपने लिखने को सीधा ही लिख लेते कि राजस्थान है वो उपोष्ण कटिबंध में है, पर अपने फिर मजा नहीं आता कि आया कैसे है, किया कैसे है, ये उष्ण कटिबंध है क्या। अभी तक आपको मैंने ये नहीं बताया कि कटिबंध कहते हैं दो अक्षांशों के बीच का क्षेत्र, ये अक्षांशों के बीच का क्षेत्र है ना, अक्षांशों के बीच का क्षेत्र कटिबंध कहलाता है। अक्षांशों के बीच का क्षेत्र कटिबंध कहलाता है। तो आ जाओ भाई, आ जाओ यहां। अब मैं एक बात और लिख देता हूं कि शीत प्लस उष्ण, तो ये कटिबंध कौन सा आ गया, शीतोष्ण। कौन सा, शीतोष्ण। और शीत प्लस उष्ण, शीतोष्ण। कौन सा, शीतोष्ण, शीतोष्ण। ये लो जी। अब मैं ये भी तो कह सकता हूं कि सर 23.5 से 66.5 जो है वो कौन सा है, गुरुजी ये लो जी, शीतोष्ण, शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंध। और यहां भी मैं कर सकता हूं कि 23.5, बात तो वही है, 23.5 से 66.5 कौन सा है, शीतोष्ण, शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंध, बिल्कुल। अब गुरुजी रह कौन सा गया, रह गया 66.5 से 90 के बीच। ये लो जी, ये लो 66.5 से 90 डिग्री। अच्छा ये क्या है, और एक ये रह गया आपका कौन सा, 66.5 से 90 डिग्री। ये कौन सा कटिबंध, ये सर यहां ध्रुव है, सूर्य की किरणें पहुंच ही नहीं पाती, जिसे अपने कहते हैं कि गुरुजी ये तो 6 महीने की दिन और 6 महीने की रात। तो यहां कौन सा कटिबंध है, शीत कटिबंध। ये लो जी, यहां भी फिर कौन सा हो जाएगा, शीत कटिबंध। अब अपना क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान कौन से कटिबंध में है, तो थोड़ा ध्यान देना। राजस्थान अपना प्यारा सा यहां है, इस कर्क रेखा के अधिकांश ऊपर है और थोड़ा सा नीचे। राजस्थान जो है वो थोड़ा सा नीचे है, डूंगरपुर बांसवाड़ा, और बाकी सारा कर्क रेखा से अपना राजस्थान ऊपर है। अब गुरुजी बात आती है कि राजस्थान कौन से कटिबंध में है, कौन से कटिबंध, तो राजस्थान कौन से गुरुजी, डूंगरपुर बांसवाड़ा तो उष्ण कटिबंध, बाकी किसमें, शीतोष्ण, शीतोष्ण तो नहीं होगा। कितनी शीत है, तो अपने ध्यान देना, अपने इस चीज को लिखते हैं, कर्क रेखा के ऊपर वाला जो पास वाला क्षेत्र उसे बोलते हैं उष्ण, नहीं बोलते ना ही शीतोष्ण बोलते, उष्ण उपोष्ण कटिबंध बोलेंगे। ये लो जी अपना आ गया राजस्थान। और इस राजस्थान के अंदर मैं ये बात लिखता हूं कि राजस्थान जो है वो कौन से कटिबंध में, वो राजस्थान है उपोष्ण में। किसमें, उपोष्ण, कौन सा, उपोष्ण कटिबंध, कटिबंध, कौन सा, उपोष्ण कटिबंध में। राजस्थान कौन से कटिबंध में साथियों, उपोष्ण कटिबंध के अंदर। देखो अक्षांश ही कर रहे हैं, जलवायु को प्रभावित करने वाले क्या कर रहे हैं, अक्षांश ही कर रहे हैं। देखो एक बार मैं वापस इस चीज को बिल्कुल एक एक कंसेप्ट के साथ समझा रहा हूं, क्योंकि ये चीज थोड़ी डीप है, हो सकता है आपके एक बार में समझ में भी ना आए, तो थोड़ा ध्यान दो। अपने बात कर रहे हैं कटिबंध की, और कटिबंध की मैं बात करूं, यहां एक लाइन लिख ही देता हूं कि दो अक्षांशों के बीच का क्षेत्र कटिबंध कहलाता है। दो अक्षांशों के
बीच का क्षेत्र बराबर कटिबंध। दो अक्षांशों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? कटिबंध। दो अक्षांशों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? कटिबंध कहलाता है। दो देशांतरों के बीच का क्षेत्र गोर या गोरे कहलाते हैं। इस टॉपिक में इससे संबंधित कोई बात नहीं है, तो अपने अक्षांश से देखो। अपने क्या करना है? कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। ये 0 डिग्री कर्क रेखा है जिसे विषुवत रेखा भी बोलते हैं। ये लो भूमध्य को क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। अब 0 डिग्री कोई भूमध्य रेखा और भूमध्य रेखा को क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा बोलते हैं। अब क्या करना क्या? देखो, विषुवत रेखा और 23.5 डिग्री कर्क रेखा, उसके दक्षिण में 23.5 डिग्री मकर रेखा। यहां सूर्य की किरणें क्या समय के अनुसार लंबवत पड़ती रहती है, तो टेम्परेचर यहाँ का क्या रहेगा? हाई रहेगा। और जब तापमान यहाँ हाई रहेगा इस क्षेत्र में, तो गुरुजी जलवायु को तो प्रभावित करेगा, क्योंकि तापमान किसको कम करेगा? वायुदाब को। और वायुदाब जहां कम होगा वहां आर्द्र हवाएं क्या आएगी, और हवाएं आएगी तो वर्षा कराएगी, जलवायु को प्रभावित करेगा। अब गुरुजी 23.5 से 66, थोड़ा ध्यान देना, 23.5 से 66 डिग्री, 23.5 उत्तर से 23.5 दक्षिण तक, ये जो इतना बीच का क्षेत्र है, ये गर्मी अधिक के कारण यही से बोलते हैं उपोष्ण उष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंध। आगे बात, 23.5 से 23.5 मतलब 23.5 उत्तरी अक्षांश से 23.5 दक्षिणी अक्षांश तक क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध। ठीक है। अब उसके बाद 23.5 से 66, भाई जब यहां सूर्य है तो यहां तो क्या होगी? ठंड होगी। जैसे अपने दिसंबर में सर्दी होती है, जनवरी में सर्दी होती है, क्यों होती है? सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है। अब यहां सूर्य है तो फिर यहां शीत है, तो यह शीत लिख दिया। फिर यहां सूर्य गया तो फिर गर्मी होगी चित्र में, उष्ण लिख दिया, तो इसे क्या बोलेंगे? शीतोष्ण। वैसे यहां सूर्य आया, जब यहां सूर्य है तो क्या लिखा है? शीत, क्योंकि इस क्षेत्र में क्या है? सर्दी होगी। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें लंबवत कहां चमकती है? उत्तरी गोलार्ध में, तो यहां शीत लिया। फिर यहां सूर्य आया तब यहां गर्मी होगी, तो इसे क्या बोल लिया? शीतोष्ण। अब ये दोनों बेल्ट है, यहां तो किरणें लंबवत, जब यहां सूर्य आता तब थोड़ी बहुत जाती है, और जब यहां सूर्य आता तब थोड़ी बहुत जाती है। बाकी तो क्या है? सर्दी सर्दी, तो इसे क्या बोलते हैं? शीत। अब गुरुजी 23.5 से 23.5 उष्ण, 23.5 से 66 शीतोष्ण, 23.5 से 66 शीतोष्ण, फिर 66 से 90, चाहे वो उत्तर है चाहे दक्षिण है, वो कौन सा? शीत। अब गुरुजी राजस्थान, ये कर्क रेखा के पास वाला जो एरिया उसे क्या बोलते हैं? उपोष्ण। तो ये कौन सा कटिबंध हो गया? उपोष्ण। राजस्थान कौन से कटिबंध में आता है? उपोष्ण कटिबंध। भारत, जो भारत है वो भारत कर्क रेखा बिल्कुल बीच से गुजरती है, तो गुरुजी आपका आधा भारत तो उष्ण में आता है, मतलब साउथ वाला, और नॉर्थ वाला भारत का आता है शीतोष्ण में, क्योंकि ऊपर हिमालय पर्वतमाला भी तो है। समझ रहे हो मेरी बात? ये इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपने आगे चर्चा करते हैं। कर लिया यहां तक? चलें। अब देखो, इससे के बाद मैं यहां एक बार ये देखो, ये भी कौन सी है? अक्षांशीय स्थिति। अब मैं ये कहूं कि सर जो अक्षांश है वो सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होते क्यों हैं? किस कारण होते हैं? कोई तो लॉजिक होगा। पृथ्वी, आप कभी भी ग्लोब को देखना, वो 23.5 डिग्री यूं झुका हुआ है, 23.5 डिग्री यूं झुका हुआ है। अब गुरुजी पृथ्वी झुकी हुई है, तो ये सूर्य है और सूर्य की किरणें लंबवत चमकेगी। एक बार तो यहां चमकेगी, और पृथ्वी तो अपने अक्ष पे भी घूम रही है, और पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर भी घूम रही है, तो ये घूमती हुई अब ये ऐसे धीरे धीरे यूं घूमेगी, तो ये ऊपर वाला बेल्ट तो क्या गया? नीचे आ गया सूर्य के सामने, और जो नीचे वाला बेल्ट था ऊपर हो गया। अब किरणें यहां सीधी जाएगी। इसी कारण मैंने बताया था कि राजस्थान में जो सूर्य की किरणें 21 जून को कहां लंबवत पड़ती है? गुरुजी 21 जून को आपकी किरणें पड़ेगी डूंगरपुर बांसवाड़ा में, और तिरछी सबसे ज्यादा कहां पड़ती है? श्री गंगानगर में। अपने कुछ बातें लिख लेते हैं, आ जाओ। जून को
सूर्य की किरणें राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा में लंबवत चमकती है और श्री गंगानगर में सबसे तिरछी चमकती है। श्री गंगानगर में सबसे तिरछी चमकती। ऐसा कैसे होता है वो भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, फिर अपने आगे देखो। ये लो, अब जो राजस्थान है, इस राजस्थान में ये लो जी, ये अपना आ गया इस राजस्थान, और इस राजस्थान के अंदर यहाँ सूर्य की एक कर्क रेखा गुजरती है, और इस कर्क रेखा पे सूर्य की किरणें कब चमकेगी? 21 जून को। अब यहाँ डूंगरपुर और यहाँ बांसवाड़ा, यहाँ तो चमक रही है लंबवत 21 जून को, परंतु यहाँ सूर्य है तो सबसे तिरछी किरणें यहाँ कहाँ जाएगी? ये जाएगी श्री गंगानगर में। कहाँ जाएगी? सबसे तिरछी कहाँ जाएगी? गंगानगर, श्री गंगानगर में। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपने आगे चलते हैं। चलें, अब एक और बात लिख लेते हैं। ये लो, थोड़ा ग्लोब बना लेते हैं। ये ग्लोब आ गया। ये लो, यहाँ एक रेखा आ गई, जिस रेखा का नाम क्या है? भूमध्य रेखा। ये लो जी, यहाँ सूर्य की मैं बात करूं, ये लो सूर्य बनाई देते हैं। ये लो सूर्य, देखो अब सूर्य की किरणें ध्रुवों पे तो क्या पड़ रही है? यहाँ एक चीज और बना लेते हैं। ध्रुवों पे कर्क रेखा, मकर रेखा, ध्रुवों पे जैसे जैसे जाएंगे ना, वैसे वैसे इसके तापमान में क्या आएगी? कमी। देखो ये कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। अब ध्यान देना, यहां सूर्य से जो किरणें निकलेगी, सूर्य से जो किरणें निकलेगी वो क्या यहां डायरेक्ट आएगी? बिल्कुल आएगी। यहां डायरेक्ट आएगी? बिल्कुल आएगी। यहां डायरेक्ट आएगी। अब जैसे जैसे मुझे बताओ ध्रुवों की ओर जा रही है, वैसे वैसे क्या हो रही है? तिरछी हो रही है या नहीं हो रही? गुरुजी ये तो जैसे जैसे ध्रुवों पे जाएगी वैसे वैसे क्या होगा? तिरछापन होगा। किसमें? सूर्य की किरणों में। तो ध्यान देना, अगर मैं बात करूं कि ये सूर्य की किरणें जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाएगी वैसे वैसे क्या होगी? तिरछी होगी। मैं दो बातें लिखता हूं। सूर्य की किरणें ध्रुवों से भूमध्य रेखा से ध्रुवों की और जैसे जैसे जाती है वैसे ही तिरछी होती जाती है।
होती जाती है। ये बात समझ में आ गई भाई। जैसे जैसे ध्रुवों से भूमध्य रेखा से सूर्य की किरणें ध्रुवों की तरफ जाएगी वैसे वैसे ये क्या होती जाएगी, तिरछी हो जाएगी। इसी कारण मैं यहां एक बात लिख देता हूं, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर तापमान में कमी आती है। तापमान में कमी आती है। अगर तापमान में कमी आती है तो फिर वायु दाब में क्या होगी, बढ़ोतरी। तापमान में कमी आती है और वायु दाब में अधिकता होती है। वायु दाब में बढ़ोतरी होती है। जैसे ध्रुवों से भूमध्य रेखा से यहाँ तापमान ज्यादा है तो जैसे जैसे ध्रुवों में जाएंगे तो तापमान में कमी आएगी, और जहां तापमान में कमी आएगी वहां वायु दाब में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। देखो एक लाइन और लिखता हूं मैं, देखो वायु दाब और एक शब्द लिख देता हूं तापमान। एक शब्द वायु दाब है और एक शब्द क्या है, तापमान। जहां तापमान अधिक होगा वहां वायु दाब क्या होगा, कम। और जहां वायु दाब कम होगा वहां तापमान क्या होगा, अधिक। क्या होगा, अधिक। ये अगर मैं बात दो करूं, ये एक दूसरे से संबंधित है और ये एक दूसरे, भाई जहां वायु दाब क्या है, अधिक है, वहां तापमान क्या है, कम। जहां वायु दाब कम है वहां तापमान क्या है, अधिक। तो इसी कारण हवाएं जो चलती हैं, हवाएं जो चलेगी उच्च वायु दाब से उच्च वायु दाब से न्यून वायु दाब की ओर चलेगी, की ओर चलती है, न्यून वायु दाब की ओर चलती है। हवाएं हमेशा उच्च वायु दाब से न्यून वायु दाब की ओर चलती है। तो साथियों थोड़ा ध्यान देना, ये अपने अक्षांश से संबंधित जितने भी टाइप थे वो करवा दिए। देखो सबसे पहले जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा बताया, अक्षांश, और इसी अक्षांश को अपने कर लिया। अब भूमध्य रेखा से दूरी जैसे जैसे हो रही है ये भी आपको समझ में आया, समुद्र तल से दूरी ये पढ़ेंगे, उच्चावच पढ़ेंगे, पर्वतीय स्थिति पढ़ेंगे, बाकी आगे आगे जैसे जैसे चलते जाएंगे वैसे वैसे एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा कि आपको ये अच्छे समझ में आएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।